हमारी आज की क्लास का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी से लिखते हैं। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आप ऐसे समझेंगे कि ये जो करंट का वेरिएशन है टाइम के साथ, वो कुछ हम ऐसे लिखते हैं। इधर हमने ले लिया ओमेगा टी और इधर हम करंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर ये ईएमएफ भी हो सकता है। तो ये वेरिएशन जिसका होता है ग्राफिकली, वो कुछ इस प्रकार से चलता है ये करंट। इसको अल्टरनेटिंग कहा गया, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से मैंने इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि जो ये जो साइकिल है, इसका पहला हाफ साइकिल, इस साइकिल में तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इसका जो ये सेकंड हाफ साइकिल है, इस सेकंड हाफ साइकिल में क्या है, ये नेगेटिव है। यानी एक बार आधे साइकिल में तो किधर जाता है, ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। हाफ साइकिल में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। सेकंड हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, नेगेटिव। नेक्स्ट साइकिल में फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। जब हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन हमारे पास वो हमारे पास आई थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि ये टाइम डिपेंडेंट है। जिस बीट आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे इसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे, इधर आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये आई नोट क्या है, आई नोट रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू का मतलब, जैसे आपके पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ये इसकी पीक वैल्यू है। इधर ये इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, आई नोट। और अगर आप इसको नेगेटिव में बात करो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इधर, जो इधर तक आई थी ये वैल्यू, इधर ये कौन सी, इसकी आई नोट वैल्यू है। तो इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। ओके, ठीक है। और ओमेगा का तो आपको पता ही है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इसकी क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा की जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू होती है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई इंटू न्यू, क्योंकि 1 डिवाइड बाई टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत इस फॉर्मूला की पढ़ने वाली है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो या मोस्टली हम इसी फॉर्मूला को इसमें यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब हमारे पास जो चार्ज वेरिएशन हो रहा है, और उसके कारण अगर आपको करंट निकालना हो, तो आई की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू हम लिखते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। वेरिंग चार्ज के कारण जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है, उसको हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई टी। ये ऐसे भी होता है। अब करंट जो होते हैं, करंट हमारे पास दो टाइप से होता है। करंट कितना, एक करंट होता है एसी और दूसरा करंट होता है डीसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में हम थोड़ा सा बेसिकली देख लें पहले। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो एक कंपैरेटिव व्यू लिख के चलते हैं हम। यहाँ हम लिखते हैं एसी और इस साइड क्या लेते हैं, डीसी, और एक कंपैरिजन करते हैं इनका। पहला कंपैरिजन का पॉइंट ये है कि एसी का जो वेरिएशन होता है, एसी का वेरिएशन कैसे होता है, एसी का वेरिएशन होता है ऐसे, इस प्रकार से एसी चलती है। इधर हम क्या ले लेते हैं, ओमेगा टी ले लिया हमने, और इधर हमने क्या ले लिया, आई ले लिया। डीसी जो चलती है टाइम के साथ, डीसी का जो टाइम वेरिएशन, क्योंकि डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पे सिंपली मैं टाइम लिख रहा हूँ। तो यहाँ भी, इसमें भी आप अकेले टाइम से इसका वेरिएशन दिखा सकते थे। ये हो गया इसका करंट। डीसी डायरेक्ट करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, तो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, पहला कंपेरिजन पॉइंट हो गया। दूसरा कंपेरिजन पॉइंट आप देखोगे तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इट हैज़ सम फाइनाइट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एसी की कोई फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो होती है, इन इंडिया, एग्जांपल मैं लूँ, इन इंडिया वी यूज 50 हर्ट्ज़। इंडिया के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास, वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ की होती है। डीसी की अगर हम बात करते हैं, तो
तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इट्स फ्रिक्वेंसी इज 0, इसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। क्यों नहीं होती फ्रिक्वेंसी? यहाँ से देखो आप, ये जो है ना इसके अंदर, यहाँ आप ये देख रहे हो, ये लगातार कांस्टेंट चल रहा है, कोई भी अपने अंदर चेंज नहीं कर रहा। जबकि ये जो एसी है, इधर देखो एक बार प्लस में जा रहा है, एक बार किधर जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो ये लगातार बदल रहा है। डीसी बदलता नहीं है, इसलिए डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या है? 0 है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो एसी होती है कांट बी स्टोर्ड, एसी को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डीसी होती है उसको आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। डीसी को स्टोर कर सकते हो, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब आप अपने घरों में जैसे इन्वर्टर से जो लाइट लेते हो, तो इन्वर्टर लाइट क्या करता है? बैटरी के अंदर स्टोर करके रखता है। तो जो भी स्टोर्ड करंट आपके होता है, यहाँ से एक बात फिक्स कर लो आप, जो भी स्टोर्ड करंट होता है आपके पास, वो स्टोर्ड करंट हमेशा कौन सा होता है? डीसी करंट होता है। और जो करंट स्टोर नहीं होता वो कौन सा होता है? एसी होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, it can be transmitted to long distance by वायर्स को यूज़ करते हुए आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर इसको कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। और ये जो होती है डीसी, इट कांट बी ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक आप डीसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, एसी होती है इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हुए हम एसी की वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर सकते हैं। बट डीसी में हम क्या कर सकते हैं? इसको चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट कांट बी अल्टर्ड, या मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते बाय ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो डीसी के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ किस पे काम करता है? एसी पे। और क्यों नहीं करता? क्योंकि डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस थे। वैसे भी और भी बहुत से डिफरेंस हैं। जैसे हम ये देखें कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, 6 नंबर पॉइंट हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो आप एसी से नहीं करवा सकते, वो आप डीसी से करवा सकते हो। वो हमें यहाँ पे देखने की बात नहीं है। मेन बात इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की एसी और डीसी के बीच में। अब देखिए एसी जो है, हम मेनली फोकस करते हैं हमारा एसी के ऊपर। एसी में क्या होता है कि एसी देखो, आपने जैसे देखा कि इस प्रकार से एसी चल रही है, ऐसे एसी चल रही है। अगर इस एसी को मैं देखूँ, इस एसी को मैं देख लेता हूँ कि मेज़र कैसे किया जाता है। इस एसी को मेज़र किया जाता है 2 तरह से। एक इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, या इसको हम एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। और दूसरा इसका जो वे होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। 2 तरह से हम एसी को मेजर करते हैं, एक मीन वैल्यू से लेते हैं और एक इसकी आरएमएस वैल्यू लिखते हैं। अब आप एक बात देखिए, अगर आप मीन निकालते हैं तो मीन तो आपको पता है, मीन क्या होती है? जो भी टोटल है उसको जोड़ लो और टोटल जो टाइम आता है जितना, उससे हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर दें। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं? अगर मैं ये देखता हूँ यहाँ इस पॉइंट से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके, अगर मैं इस पॉइंट तक देखता हूँ तो कुछ टाइम तो ये प्लस है और कुछ टाइम क्या है? ये
माइनस है। इसका मतलब इसकी अगर आप मीन निकालोगे तो कितना आने वाला है, 0 आएगा। मतलब ये साइकिल फुल साइकिल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल साइकिल है, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, ये फुल साइकिल है। तो इस फुल साइकिल में मीन वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ तो मीन तो मतलब हम नहीं निकाल सकते, तो इसकी मीन कहाँ निकलेगी, यहाँ तक निकलेगी हाफ साइकिल में। कितने टाइम में, t/2 टाइम में। यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम आप कितना लोगे, t/2 टाइम लोगे। तो t/2 टाइम में जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आती है उसको हम क्या निकाल लेंगे, इसकी मीन। और मीन आपको पता है यहाँ से देखो मीन कैसे निकलेगा, आप सोच के देखो। पहले जैसे करंट इंक्रीज हो रहा था, तो पहले करंट इतना था, फिर करंट इतना हुआ, फिर करंट इतना हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आ गया, फिर करंट यहाँ से आप आगे देखते हो कि यहाँ से करंट फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया ऐसे, है ना। मतलब एक बार बढ़ रहा है, एक बार इस टाइम में घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एक मीन ले लेंगे। तो मीन लगभग आपके पास कोई ऐसी वैल्यू, यहाँ तक ऐसी वैल्यू आएगी इसकी। मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, कुछ यहाँ जुड़ जाएंगी, कुछ यहाँ जुड़ जाएंगी, और एक ऐसे करके एक मीन वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी, वो हम इसकी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अब हम स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू ऑफ AC की मीन वैल्यू क्या होती है, देखो कैसे निकालेंगे। मीन वैल्यू ध्यान रखना हमेशा हाफ साइकिल पे निकाली जाती है। अभी भी आपको बता दिया कि मीन वैल्यू ऑलवेज कहाँ निकलती है, हाफ साइकिल पे निकलेगी। जैसे इतने साइकिल पे t/2 टाइम में निकलेगी। फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू नहीं निकलती है, क्योंकि फुल साइकिल की मीन वैल्यू होती है 0। ओके, तो मीन वैल्यू ऑफ AC निकालते हैं, हाफ साइकिल पर निकलेगी। पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ और उसको आप फिर अच्छे से समझ लेना। डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, ये क्या होती है, इट इज़ दैट value of steady current which would send same charge in an circuit as sent by AC in its half cycle in same circuit and same time। आप इस को अच्छे से समझे, क्या कहना चाहता है यहाँ पे। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेडी स्टेट के साथ हमने इसको कंपेयर किया है। किसके साथ कंपेयर किया है, स्टेडी स्टेट करंट के साथ। मतलब एक प्रकार से ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरिएट नहीं कर रहा, मतलब DC करंट। ओके, तो स्टेडी स्टेट के साथ हमने कंपेयर किया है। मतलब AC को हमने किससे कंपेयर किया, स्टेडी स्टेट करंट से कंपेयर किया। और ये स्टेडी स्टेट करंट की वो वैल्यू है जो किसी सर्किट में, कोई भी गिवन सर्किट आपके पास, उसमें चार्ज सेंड कर रही है। क्या सेंड कर रही है, चार्ज। और कितना चार्ज सेंड कर रही है, उतना ही चार्ज सेंड कर रही है जितना कि AC अपने हाफ साइकिल में सेंड करता है। तो उसका जो वैल्यू है वो AC की हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू बोलेंगे। निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसका क्वेश्चन का एक डेरिवेशन है हमारे पास, और जो पूरा डेरिवेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, चार्ज के ऊपर। तो चार्ज के ऊपर कैसे, देखिए हम AC की मीन वैल्यू निकालने वाले हैं। तो करंट के लिए मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वी नो दैट जो करंट होता है I किससे लिखा जाता है, I इक्वल टू लिखा जाता है I0 sin ओमेगा t से लिखा जाता है। ओके, हमें निकालना क्या है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है हमें चार्ज निकालना है ना। तो चार्ज निकालना है, तो I को चार्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम I को लिख सकते हैं dq डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ओके, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dq इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t dt। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया, किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज आ गया dq। तो dq की वैल्यू हो गया आपके पास I0 sin ओमेगा t dt। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें हाफ साइकिल का निकालना है। तो हाफ साइकिल का निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हाफ साइकिल के ऊपर। तो dq 0 से लेके q चार्ज आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से लेके हाफ साइकिल t/2, और ये आपके पास हो जाएगा I0 sin ओमेगा t dt। dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, लिमिट है 0 से लेके q तक,
दैट इज इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, लिमिट होगी 0 से t/2। लिमिट पुट करेंगे तो इधर तो हो जाएगा q, -0 तो q हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट, माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा कोस, ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई टी, अपर लिमिट है t/2 माइनस में ये बाहर निकाल चुका हूँ ना, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन के जो लिमिट वाली माइनस है ये, माइनस कोस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने अभी अभी लिखी, कितनी, ओमेगा की वैल्यू हमने लिखी 2 डिवाइडेड बाई टी और इंटू लोअर लिमिट क्या है 0। तो रिजल्ट आपके पास आ गया q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, और यहाँ t कैंसिल t, 2 कैंसिल 2, ये आपके पास बचा कोस पाई माइनस ऑफ कोस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, कोस पाई की वैल्यू -1 और माइनस कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया -2 आ जाएगा, ये -2 आएगा और माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास हो जाएगा 2 नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये जो चार्ज हमारे पास कितना आया, q इज इक्वल टू 2 नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एंड इट कैन बी रिटन एज 2 नॉट, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t। सो इसको हम लिख सकते हैं I नॉट t डिवाइडेड बाई पाई। ओके, तो ये चार्ज आपके पास आ गया। अब हमने क्या कहा कि AC को देखो डेफिनेशन में फिर से जाते हैं, और डेफिनेशन क्या बोलती है कि हाफ साइकिल में चार्ज सेंड है, कितने में है, हाफ साइकिल में। तो हाफ साइकिल में अगर हम चार्ज को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे कंसिडर ऐसे कर लेते हैं, इफ़ IM इज मीन वैल्यू, मान लेते हैं कि मीन वैल्यू कौन है, IM है। इफ़ IM इज मीन वैल्यू ऑफ AC देन चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IM इंटू t/2, क्योंकि चार्ज क्या होता है, I इंटू t/2 होता है ना, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IM इंटू t/2। ओके, हेंस अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। एक तो चार्ज हमारे पास आ गया है ये Q इज इक्वल टू IM इंटू t/2, और एक चार्ज हमारे पास आ गया है ये I नॉट t डिवाइडेड बाई पाई। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज हैं, ये भी चार्ज है उसी सर्किट का, ये भी चार्ज है और सेम है दोनों, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, IM इंटू t/2 इज इक्वल टू I नॉट t डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ से हम देखते हैं t से t कैंसिल हो जाएगा, तो t से t अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आगे बचता है IM इज इक्वल टू 2 I नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये हमारे पास आ जाएगा इसकी मीन वैल्यू। अब ये जो मीन वैल्यू है इसको हम यहाँ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, 2 को हम पाई से डिवाइड कर दें तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ये आएगा 0.637 और I नॉट। ओके, और परसेंटेज में मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, IM इज इक्वल टू 63.7% ऑफ I नॉट। ये इसकी मीन वैल्यू होती है, यानी किसी भी सर्किट में जो मीन वैल्यू होती है वो AC की वो इतनी होती है। और यहाँ पे जो पीक वैल्यू, अब देखो मीन और पीक का मतलब समझना है, ये वेरिएशन फिर से देखो आप, वेरिएशन इसका ऐसे हो रहा था, ऐसे वेरिएशन हो रहा है ना, तो ये है पीक वैल्यू, तो दिस इज द पीक वैल्यू दैट इज नोन एज द I नॉट, दिस इज द पीक वैल्यू। ओके, ये पीक वैल्यू है ना। और मीन वैल्यू कहाँ आएगी, मीन वैल्यू कोई लगभग आपके, अगर इसकी पूरे की मीन निकालोगे, जैसे मैं आपको एक ऐसे करके समझाता हूँ, समझो, जैसे ये है, ये आपका इतना है, और फिर ये हो गया इतना, और ये हो गया ऐसे, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया और ये हो गया इतना, फिर ये इतना हो गया, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, यानी ये कुछ ऐसे है। ऐसे, क्योंकि ये ग्राफ बनाओगे फिर ऐसे बनेगा ना। अब हमें मीन निकालना है, तो मतलब क्या, अगर मान लो ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ये जो दो पार्ट हैं, ये दो पार्ट हैं, इसका ये हिस्सा काट के आप यहाँ रख दो तो ये यहाँ आ जाएगा,
और इधर वाला हिस्सा आप इधर लगा दोगे तो ये इसका एक इस प्रकार से शेप बन जाएगी आपके पास ये। तो मीन कहाँ है आपके पास? मीन तो लगभग मतलब इसको ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको आप काट के इधर उधर लगाओगे तो मीन तो आपके पास ये आएगा। तो ये वैल्यू है इसकी मीन वैल्यू, और ये वैल्यू इसकी कौन सी है? आई नॉट वैल्यू। तो आप देखते हो कि मीन वैल्यू जो होती है वो हमेशा पीक वैल्यू से कम होती है। ओके, इसी पर ये तो हमने निकाला एसी के लिए, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए। यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि क्या मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। वैसे एक बात ध्यान देना, यहाँ पे एसी अगर हम लिखते हैं तो एसी का मतलब वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज नहीं होता। वैसे लिखा तो ऐसे जाना चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या लिखा जाना चाहिए? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट हम इसको क्या लिख देते हैं? एसी वोल्टेज। ओके, ये गलत नहीं है, अंडरस्टूड है कि हम उसकी अल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखा जाना चाहिए। तो इसको आप कैसे करोगे? तो मैं इसका थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। आपको पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का अगर हम करेंगे तो EMF E होता है, E इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो मीन वैल्यू जब आपको निकालनी है तो आपको सर्किट में क्या निकालना होता है? चार्ज निकालना होता है। तो EMF से चार्ज आप कैसे निकालोगे? तो EMF से चार्ज निकालने के लिए तो आपको करंट चाहिए। तो करंट हम क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाई R। तो दैट इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई R एंड साइन ओमेगा टी। ओके, इसको आपको E नॉट डिवाइडेड बाई R को I नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज़ रहने देना। तो यहाँ से आपके पास हो गया I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई R साइन ओमेगा टी, और I को हम क्या लिख सकते हैं? DQ डिवाइडेड बाई DT। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट डिवाइडेड बाई R साइन ओमेगा टी। और फर्दर इसको आप और सोल्व करोगे तो DQ इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई R साइन ओमेगा टी एंड DT। ओके, इसका अब आप कर देना इंटीग्रेशन। आगे के जो स्टेप्स हैं वो वही हैं जो आपने अल्टरनेटिंग करंट के लिए किए थे। तो इस प्रकार से आप अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के जो है मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपने देखा कि जो मीन वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो ऑलवेज लेस देन होती है। किससे लेस देन होती है? वो होती है एवरेज, उसकी जो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू से मीन वैल्यू हमेशा क्या होती है? कम। ओके, यहाँ से आप इसका एक फॉर्मूला याद करके रखना। न्यूमेरिकल में आपके पास ये फॉर्मूला काम आता है कि जो IM है ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। IM इज इक्वल टू 2I नॉट डिवाइडेड बाई पाई। मीन वैल्यू जो होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन में क्या करेगा कई बार तो आपको पीक वैल्यू दे देगा और बोलेगा मीन वैल्यू बताओ। तो मीन वैल्यू जो होती है वो होती है 2I नॉट डिवाइडेड बाई पाई। अब यहाँ से हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पीक वैल्यू होती है फुल साइकिल की जो मीन वैल्यू होती है ऑलवेज 0 होती है। वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी, आप यहाँ से देखिए आपके पास फर्स्ट हाफ साइकिल की जो वैल्यू आई IM इज इक्वल टू 2I नॉट डिवाइडेड बाई पाई आई। अगर आप सेकंड हाफ साइकिल की निकालोगे, पूछ ले आपसे सेकंड हाफ साइकिल की निकालो, तो आप क्या करोगे? इस सेकंड हाफ साइकिल की जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे आएगी? जब आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ जो लिमिट आपने रखी वो लिमिट रखोगे T/2 से लेके T तक। T/2 से कहाँ रखोगे? T। तो ये जो आपके पास फाइनल ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का। तो दोनों साइकिल का जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपसे इसका फुल साइकिल का निकाल लो, 0 से लेके आप डायरेक्ट T का ही निकाल लो, दोनों साइकिल एक साथ ले लोगे, 0 से लेके कहाँ निकाल लें? T निकाल लें, तो फिर ये रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा? डायरेक्ट T 0 आ जाएगा। हालांकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप क्यूरियोसिटी के रूप में अगर सोल्व करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है मीन वैल्यू ऑफ AC एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज।